Which unit is an SI based unit? Mr. Talal? MPH is the SI unit. बाकी कूलम डिग्री सेल्सियस और ग्राम SI based units नहीं. Question number 2. Which of the following would have the same units as force? Force होता है आपको पता है kg ms -2. अगर मैं ऑप्शन ए को सॉल्व करूं तो एनर्जी अपॉन डिस्टेंस में एनर्जी है kg m स्क्वायर s -2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस एम मीटर. पहला ही आंसर आ गया आपके पास kg ms -2. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 3 है. इसमें हमने निकालना है चेंज इन वेलोसिटी. चेंज निकालने के लिए हमने v माइनस u करना है. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल माइनस इनिशियल में नेगेटिव u के साथ है ना, तो इसका मतलब है u की साइन चेंज होगी. तो हम बनाएंगे पहले v बनाने के बाद v के हेड से हमने बनाना है नेगेटिव u. तो दिस इज v, this is negative u. Resultant होता है from the tail of first to the head of the last vector. आंसर आ गया इसका C, डेल्टा V का. Then question number 4. An object is moving with initial velocity u. The object then moves with uniform acceleration a for time t until it reaches final velocity v. Which equation describes the motion of the object? हमें याद है इक्वेशन 1 में v equals to u plus at था. तो इन्होंने क्योंकि u को सब्जेक्ट बनाया है, ये हो गया u is equal to v minus at, which is option B. Question number 5. Which calculation produces a vector quantity? Current into time क्या होता है? चार्ज होगा. चार्ज वेक्टर है? नहीं. डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ही होगी ना, तो ये वेक्टर है. वर्क डन अपॉन टाइम c जो है ये पावर है, पावर स्केलर होती है. हाफ mv स्क्वायर स्पीड, ये काइनेटिक एनर्जी, ये भी स्केलर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 में टेम्परेचर आपको इनिशियल दिया हुआ है 40 प्लस माइनस 0.5. फाइनल टेम्परेचर 100 प्लस माइनस 0.5. टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 60 और विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 1, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है. 0.5 हो गया 1. परसेंटेज निकालने के लिए 1/60 इंटू 100, आपके पास 1.7% आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 7. The diagram shows the path of a golf ball. Which row describes changes in the horizontal and vertical components of the golf ball's velocity when air resistance is ignored? अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, व्हिच मींस ऑप्शन सी एंड डी पॉसिबल ऑप्शंस हैं. और वर्टिकली क्या हो रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स. सही है. वर्टिकली एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं हो तो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, और वर्टिकल साइड पर देखा जाए तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी. पार्ट डी क्यों नहीं सिलेक्ट किया? पार्ट डी तब होता है जब इसमें एयर रेजिस्टेंस होती. तो एयर रेजिस्टेंस होती है तो एक्सेलरेशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद टाइम. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे. एवरेज स्पीड.
Okay. हम थोड़ी देर क्लास के एंड बाद जाना, तब तक कितना हो रहा है वो जरूर करा। बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना है? 17,000 किलोमीटर था, किलो का मतलब 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है? 21 आवर्स, सही है, और 40 मिनट्स, तो ये टोटल सेकंड्स आ जाएंगे। तो मैंने ये टोटल सेकंड्स निकालने के बाद इनको नीचे से डिवाइड किया इससे, मेरा आंसर आ रहा है 217 मीटर्स पर सेकंड। अब 217 मीटर्स पर सेकंड इनमें से कौन से ऑप्शन के बराबर है? तो ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 2.2 एक्सपोनेंट 11 नैनो मीटर पर सेकंड। नैनो कितना होगा? -9 के साथ 10 की पावर 11 अगर ऐड हो जाए तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट 2। 2.2 एक्सपोनेंट 2 कितना होता है? 220, और 220 इज क्लोज टू 217 इफ यू राउंड इट ऑफ। जब मैं राउंड ऑफ करती हूँ ना मेरे क्वेश्चन में 220 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। क्या सदीना आप क्या कह रही हैं? तो मैं ऐसे करती हूँ ना, करीब करीब वाला सीन आंसर बदल जाता है। कोई बात नहीं। आप तो गलत हो सकते हैं, हमारा नहीं होना चाहिए हमें पेपर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। बेटा फोर्स बढ़ रही है, फोर्स बढ़ रही है, और उसके बाद फोर्स कम हो रही है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन बढ़ेगी, फिर एक्सेलरेशन कम होगी, और एक्सेलरेशन कहते हैं ग्रेडियंट को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट इज एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है हमने ग्राफ ढूंढना है जहां ग्रेडियंट बढ़ रहा है फिर ग्रेडियंट कम हो रहा है, और वो हो रहा है बी में। साइड पे मैंने की दी हुई है, लेफ्ट पे फोर्स बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ेगी, ग्रेडियंट बढ़ेगा। फोर्स कम हो रही है, एक्सेलरेशन कम होगी, ग्रेडियंट कम होगा, और ये जो कुछ हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? बी में हो रहा है। ए में क्या हो रहा है? ए में पहले ग्रेडियंट कम हो रहा है, फिर ग्रेडियंट बढ़ रहा है, सही है। सी में क्या हो रहा है? सी में ग्रेडियंट कांस्टेंट, और डी में क्या हो रहा है? सी में ग्रेडियंट 0 है, सॉरी, और डी में क्या हो रहा है? डी में ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने ढूंढना था ग्रेडियंट इंक्रीजिंग, किसमें? डी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सी में बोल रही, सी में एक्सेलरेशन 0 है, डी में कांस्टेंट है। कौन से ऑप्शन की बात करें? डी में ग्रेडियंट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। और हम ये नहीं ढूंढ रहे, हम ढूंढ रहे हैं फोर्स इंक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, ग्रेडियंट इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मेंट बाय मास एंड वेट? मास किसे कहते हैं एंड वेट किसे कहते हैं? द पुल ऑफ द अर्थ। सो सिंपल फैक्ट्स, सीधी सीधी डेफिनेशन में ये प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया वाली आज पढ़ा है। नहीं, इनर्शिया वाली बात आ रही है। मास की प्रॉपर्टी ऐसा आपने बोला कि मैंने 5 टॉपिक के टॉपिकल्स खत्म किए हैं। ये सही तो है। क्या मजे की बात है। अल्लाह सबके गोल अपने अपने अलग हैं। बेटा
क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, हमें डेंसिटी, फोर्स और एरिया दिया है। फोर्स और एरिया से हमें क्या मिल सकता है? प्रेशर मिल सकता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से हमने निकाल लिया है प्रेशर। फिर प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, जिसमें से हमें एच मतलब डेप्थ अननोन है, सब्जेक्ट बनाकर जीपी का फॉर्मूला एम जी एच होता है, रो जी एच नहीं होता प्रेशर। अब थ्रस्ट का रो जी भी है। क्या अलग हो गया? क्वेश्चन नंबर Question number 12. Spheres x and y form an isolated system. The mass of y is greater than the mass of x. Sphere y is initially stationary. Sphere x collides elastically with sphere y. The speed of sphere x before the collision is u. Which statement must be correct? अगर इलास्टिक कोलिजन है, लिखा हुआ है स्फीयर x collides elastically, तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा और रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन सेम होगी। और लिखा हुआ है मास ऑफ y इज ग्रेटर देन द मास ऑफ x, ग्रेटर है, ठीक है। स्फीयर y इनिशियली स्टेशनरी था। कितने स्फीयर्स हैं? x और y, ठीक है। x जा रहा है, कोलाइड कर रहा है y को, ठीक है। आफ्टर कोलिजन y भी मूव करेगा या नहीं करेगा? लेकिन y की स्पीड उतनी नहीं होगी और x की स्पीड भी कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि x ने अपनी एनर्जी y को ट्रांसफर की। इनिशियली y स्टेशनरी था, लेकिन अब बाद में y भी मूव कर रहा है। सो कौन से ऑप्शन में आपको ये नजर आ रहा है? स्फीयर x rebounds with a speed that is less than u. स्फीयर x की स्पीड कितनी थी? u थी, लेकिन आफ्टर कोलिजन स्फीयर x की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि उसने कुछ एनर्जी किसको दे दी है? स्फीयर y को। एंड स्फीयर y moves off with a speed that is also less than u. स्फीयर y के पास भी जो स्पीड होगी वो उससे कम ही होगी। ग्रेटर देन u नहीं हो सकती, सेम स्पीड भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्फीयर x की कुछ एनर्जी स्फीयर y को मिल रही है। तो स्फीयर x remains stationary, स्फीयर y moves off with a speed that is less than u. ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इससे आप देख सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना है तो स्फीयर x को स्टेशनरी नहीं हो सकता। स्फीयर x m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 अप्लाई करके इसको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने निकालना है चेंज इन मोमेंटम। रिबाउंड्स लिखा हुआ है, 20 से गई है और 15 से वापस आई है, तो 15 विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव 15। पॉजिटिव 20 और नेगेटिव 15 का डिफरेंस क्या होगा? 35। सही है। पॉजिटिव 15 और नेगेटिव, पॉजिटिव 20 और नेगेटिव 15
फाइनल माइनस इनिशियल होता है, पहले 20 नहीं आएगा, पहले -15 आएगा। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए v माइनस यू करना है, एंड v माइनस यू मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वो होगा जिसमें ना रिजल्टेंट फोर्स हो और ना मोमेंट हो। तो देखें, सी में तो रिजल्टेंट फोर्स सामने सामने नजर आ रही है कि ये ऊपर चला जाएगा। डी में भी रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स नहीं है तो ए और बी में नहीं है। अच्छा, बी में क्या मसला है? बी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। सही है, सो इसलिए इसका आंसर क्या बना? ए बना, क्योंकि ए में ना रिजल्टेंट फोर्स है और ना रिजल्टेंट मोमेंट है, ना ये रोटेट करेगा और ना ही इस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स है। दैट्स व्हाई आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 15 में मोमेंट का फॉर्मूला होता है F इंटू डी। फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज F cos 60। पिवट से इसका डिस्टेंस कितना है F cos 60 का? 2.5 माइनस 0.3, 2.2। ये F है और ये थीटा है, F cos थीटा, F sin थीटा। So F cos theta is the force responsible for the moment। कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करिए F cos theta? क्लॉकवाइज मोमेंट। और इसका जो वेट है, इन्होंने बस मोमेंट पूछा है इसका ना, F cos theta मल्टीप्लाइड बाय 2.2, क्या आंसर आया? 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने पहले ट्रायंगल बनाना है। 6 और 10 का एंगल बता सकते हैं कितना आ रहा है? क्या लगेगा? एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज में कॉस लगता है। आंसर आ रहा है 53 डिग्री। ठीक है, अब 53 डिग्री के साथ आपने टेंशन के लिए फिर से एक ट्रायंगल बनाना है, टी और 53 डिग्री। ठीक है, तो उसकी टेंशन के कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन्वॉल्व है। स्टोन को आगे थ्रो करने के लिए कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व है? तो ये हो जाएगा टी एक्स। टी एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी कॉस 53, और ये टी कॉस 53 दोनों का है, इसका भी है और ऊपर वाले का भी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से। तो टी एक्स प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2tx, मतलब 2 टाइम्स टी कॉस 53। टी कॉस 53 की वैल्यू आ रही है 0.6 टी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 1.2t 1.2t कहाँ लिखा है इन ऑप्शंस में? टी में लिखा। Cos 53 हमने लगाया 371 आप 2 मिनट के एक साइड से हमें निकालते हैं हम टाइम को दूसरे को लेवल करते हैं ऊपर नीचे जाने का टाइम होता है तो उसको हवा में फेंक के ना उसको टाइम पूरी रेस में ऐसी कुछ बिल्डिंग की जाता है बस प्रेशर की रिकॉर्डिंग देखते बिल्कुल फुल इकोनॉमिक की मुझसे सही दुनिया में करना था क्वेश्चन नंबर 17. A box of weight 40 Newton is pushed with a horizontal force of 20 Newton along a level horizontal ground for a distance of 2.4 meter. The box is then lifted at constant velocity through a height of 1.6 meter by a vertical force. What is the total work done on the box by the two forces? Horizontal के लिए horizontal force कितनी थी 20 और distance कितना था 2.4 तो ये हो गया 48 जूल्स. वर्टिकल के लिए वेट यूज होगा या हॉरिजॉन्टल फोर्स यूज होगी? वेट यूज होगा और वेट कितना था इसका 40 और वर्टिकल डिस्टेंस है 1.6 40 into 1.6 कितना हो गया 64. So 64 plus 48 total is 110 joules. दोनों वर्क डन को ऐड कर दिया क्योंकि उन्होंने टोटल वर्क डन पूछा. हो गया यहाँ तक. Then question number 18 पढ़ेंगे. Which statement about efficiency is correct? Efficiency का यूनिट होता है तो ए ही ठीक है. बाकी देखिए लिखा हुआ है जूल इज द यूनिट ऑफ एफिशिएंसी, मीटर इज द यूनिट ऑफ एफिशिएंसी. एफिशिएंसी होती है एनर्जी अपॉन एनर्जी या पावर अपॉन पावर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. रेशियो है सेम फिजिकल क्वांटिटी का. ये है क्वेश्चन मजे का. अ प्लेन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए is incident on a surface of area S placed so that it is perpendicular to the direction of travel of the wave. Energy per unit time reaching the surface is E. ये जो energy per unit time है ये क्या है? ये पावर है. पावर को P की जगह इन्होंने E से रिप्रेजेंट किया. Amplitude of the wave is increased to 2A and the area of the surface is reduced to half S. How much energy per unit time reaches this smaller surface? Intensity के हमारे पास दो रिलेशंस थे. एक था के ए स्क्वायर और एक था पावर अपॉन एरिया. दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं. के ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन ए क्योंकि दोनों इंटेंसिटी के बराबर है. सो पी अपॉन, अगर मैं पी को सब्जेक्ट बनाता हूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के, मतलब एरिया इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर इंटू के. K is equal to P upon A square. ठीक है, K को सब्जेक्ट बना लिया. तो अगर दोनों का K सेम है तो इसका मतलब है P1 upon A1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 upon A2 स्क्वायर. P1 हमें दिया हुआ है E, A1 A कह रहे हैं सरफेस एरिया को, वो है S. स्मॉल a मैंने लिखा है एम्पलीट्यूड के लिए तो हो जाएगा A1 का स्क्वायर मतलब कैपिटल A स्क्वायर इक्वल्स टू P2 अननोन है डिवाइडेड बाय एरिया 2 is half S into 2A का स्क्वायर. P2 निकालना है. P2 को सब्जेक्ट बनाएं और कैंसिलेशन करेंगे. S कैंसिल हो गए, A स्क्वायर और A स्क्वायर कैंसिल हो गए. P2 की वैल्यू आ रही है 2 times E. And who can I'm not a kid. There's 2000 percent.
फिर सर बोलेंगे अक्टूबर नवंबर के बाद मई जून का भी मैच होगा। अल्लाह ना करे कि सर अगर शिफ्ट में गंदी बात है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। देन क्वेश्चन 20। कांस्टेंट स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? नहीं होगी। और नहीं होगी तो देखें सी और डी तो कैंसिल हो गए ऐसे ही। अब बचा ए और बी। ड्रॉप हो रहा है, फॉल कर रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और लीनियरली कम होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड है इसलिए ई के इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जीपीई मतलब ईपी का फॉर्मूला है एम जी एच। सो एच और ईपी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लीनियरली रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर बी है। जैसे जैसे फॉल करेगा, हाइट कम होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। सी और डी गलत हो गए थे क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 21। When a force of 0.8 Newton is applied to a spring, the length of the spring is 90. When a force of 1.3 Newton is applied to the same spring, its length is 115. Spring constant का फॉर्मूला क्या होता है? F upon T. तो डेल्टा F upon डेल्टा E मतलब चेंज इन फोर्स डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। लेकिन लेंथ याद रखिएगा, मिलीमीटर लिखा हुआ था, एक्सपोनेंट -3 लगेगा। आंसर आ रहा है 20। क्वेश्चन नंबर 22। नहीं, हेडफोन पे डिवाइस कहाँ से है? पावर जो है ना, कंप्लेंट है। मैं आपको बता ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया। देखो अगर ऐसा, देखो अगर ऐसा होता होगा जी, क्वेश्चन 21 हो गया। देन 22 में देखें बेटा, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब कौन सा ग्राफ आएगा आपके पास? ठीक है, तो जहां मुश्किल क्वेश्चंस हैं वहां पर आसान आसान क्वेश्चंस भी आपको गिवन। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, ये भी आसान क्वेश्चन है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एफ एक्स। ठीक है, स्क्वायर वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के ई स्क्वायर या हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। A plane polarized wave has amplitude A. The wave is incident normally on a polarizing filter. ये भी सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप लोगों को याद होगा। आई का फॉर्मूला क्या था? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और आई प्रोपोर्शनल था ए स्क्वायर के। हम उसको लिख सकते थे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। सो वी हैव टू फाइंड आउट ए। सो ए इज ए नॉट कॉस थीटा, इन्होंने ए नॉट को ए लिखा है ऊपर। सही है। इनिशियल जो इंटेंसिटी है वेव का एम्पलीट्यूड वो ए नॉट होना चाहिए, उन्होंने उसको ए से रिप्रेजेंट किया, इसलिए हमारा आंसर ए cos थीटा व्हिच मींस ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमने निकालनी है वेवलेंथ और टाइम पीरियड। बेटा आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, b इज इक्वल टू कितनी स्पीड होती है? 3 एक्सपोनेंट 8 होती है ना।
सबकी स्पीड निकालें सारे ऑप्शंस। v is equal to lambda अपॉन टी। तो सब ऑप्शंस का लैम्डा अपॉन टी निकालें और चेक करें 3 एक्सपोनेंट 8 का आंसर आ रहा है, सी का आ रहा होगा। बेटा एक आंसर क्या आ रहा है तलाल? लैम्डा अपॉन टी करो जरा जल्दी से। (1.2 एक्सपोनेंट -10 इंटू टेरा। टेरा कितना होता है? 12 होता है, तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2.5 एक्सपोनेंट 6। -10 भी है, टेरा भी है। डिवाइड कर दिया 2.5 मेगा से, क्या आ रहा है? तो ये तो नहीं होती ना स्पीड। अच्छा अब सी सॉल्व करो जरा। एक्सपोनेंट 2 और पी को है, पी को कितना होता है? -12 डिवाइड बाय 4 एक्सपोनेंट -10 और नैनो, नैनो कितना होता है? -9। इसका आ गया 3 एक्सपोनेंट 8 और हमें 3 एक्सपोनेंट 8 ही ढूंढना था क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 3 एक्सपोनेंट 8 ही होती। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रीक्वेंसी दी हुई है n लैम्डा इक्वल्स टू d sin थीटा यूज होगा क्योंकि ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन है। लैम्डा नहीं है तो लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा हो जाएगा p अपॉन f। लाइट है इसलिए इसकी स्पीड होगी 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास वेवलेंथ आ गई 4 एक्सपोनेंट 5 लाइंस पर मीटर दिया हुआ है। लाइंस पर मीटर कैपिटल एन को कहते हैं। कैपिटल एन से डी कैसे निकालते हैं बेटा? 1 अपॉन एन करके। तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 2.5 एक्सपोनेंट -6। अब आपने थीटा निकालना है, सेम फॉर्मूला यूज करें, एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। थीटा निकालें एक दफा सेकंड ऑर्डर के लिए मतलब 2 रखकर, और एक दफा थर्ड ऑर्डर के लिए n इक्वल्स टू 3 रखें, और फिर दोनों एंगल्स को माइनस कर लेंगे क्योंकि हमने एंगल बिटवीन निकालना है, व्हिच मींस दोनों थीटा निकालने के बाद इतनी मेहनत दोनों थीटा का डिफरेंस लेंगे। एक मार्क के लिए इतनी मेहनत कभी बीच में आपके वो क्वेश्चंस भी थे जहां पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 24, 23, 22, इन क्वेश्चन में तो बिल्कुल मेहनत थी ही नहीं। इनमें आपने डायरेक्टली फॉर्मूला, एक पेपर में तकरीबन 7 से 8, एक पेपर में तकरीबन 7-8 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका देखते ही आपको आंसर, जैसे यस पहला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे। यस हमें नजर आ रहा है कि देखें फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब है टुवर्ड्स का केस है, माइनस यूज होगा। You teach me on the paper, Manali, you were meant to be, and then you forgot about it. We were meant to meet. Oh, my dear Muskan.
I think you discussed it completely. I think I forgot on It's like also paper up experting in Morgan so यार what are you going to do? No, but that the comes are also like that. जी माइनस क्यों लगाया हमने? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि टूवर्ड्स का केस है। कैसे पता चला टूवर्ड्स का केस है? क्योंकि आप देख सकते हैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी कम है और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करेंगे? वेव कहां जा रही है लिखा हुआ है इन्होंने, ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले क्या किया करें, इस पे वेव जा रही है लेफ्ट टू राइट, पहले आप वेव पे वेव बना लें। मतलब Just concentrate. ये वेव बन गई Concentrate. और वेव को मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया। समझ गए आप लोग? जो वेव बनी है उसको थोड़ा सा हमने आगे कर देना है, क्योंकि वो कह रहे हैं वेव जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर मैं इस हिसाब से देखता हूं तो 1 वाले जो पॉइंट है उसको कहां मूव करना है? नीचे मूव करना है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 वाला पॉइंट नीचे आएगा, 2 पर जो पॉइंट है उसने ऊपर जाना है और 3 वाले पॉइंट ने नीचे आना है इस वेव को बनाने के लिए। Logic से I think it's the opposite line. ठीक है, क्योंकि वेव आगे जा रही है तो मैंने वेव बनाने के बाद थोड़ा सा उसको आगे सोचा है। इस हिसाब से देखेंगे तो पॉइंट 1 ने नीचे वाइब्रेट करना है, 2 ने ऊपर, 3 ने नीचे। जब हम पेपर में बात करते हैं तो क्या उस तरह से आपको थोड़ी सी आगे यस, क्योंकि वो कह रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप क्या करें, जहां वेव बनी हुई है सेम शक्ल की वेव थोड़ा सा आगे बना, ठीक है। बनाने के बाद उसको हल्का सा आगे मूव करवाना है वेट पहले और फिर आप देखेंगे कि पुराने पॉइंट्स और नए पॉइंट्स में पोजीशंस कहाँ कहाँ मूव हो रही हैं। तो हम 1 से कंपेयर करें तो नई वाली वेव में सेम पॉइंट नीचे है, 2 वाला पॉइंट ऊपर है और 3 वाला पॉइंट नीचे चला गया। क्वेश्चन नंबर 29, which wave cannot be a longitudinal wave? longitudinal wave polarized नहीं हो सकती। कितनी देर लगी मनाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? 1 second. Okay. तो ये जितने आपके सेकंड्स बचते जा रहे हैं ये वहां उन क्वेश्चन से। अच्छा, जो मैंने आपको 7-8 भी बोले हैं ये मैंने मैक्सिमम बोले, ऑल्दो इतने क्वेश्चंस भी नहीं होते जिसमें आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, कुछ होते हैं। Microwaves are emitted from two sources at points x and y. The two waves meet at point z. The diagram shows the paths of the two waves. The waves emitted from points x and y are coherent. What is the direct consequence of the two waves being coherent? अगर ये दोनों coherent हैं, तो क्या चीज होगी इसमें? इनमें constant phase difference होगा। अच्छा, point A लिखा हुआ है there is constant difference in path lengths x, y, z and x, z. डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा लेकिन ये इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है। वो कह रहा है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है कोहेरेंट होने का। तो कोहेरेंसी का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये है कि दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा बिटवीन द वेव्स x एंड y एट पॉइंट z। बेटा रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। कितनी देर लगी? बेटा पावर का फॉर्मूला जिसमें I और V आता हो। सो हमने हर ऑप्शन को सॉल्व करना है जिसमें वोल्टेज की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 250।
सो सारे ऑप्शंस में P अपॉन I, P अपॉन I, P अपॉन I करें, एक ही बात। सही है, तो 250 आंसर हमारा किस में आ रहा है? डी में आ रहा है। सही है, सारे ऑप्शन सॉल्व करेंगे जिसमें 250 आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, which circuit results in output voltage V out increasing with increase in temperature? सर्किट ए जो है उसमें वी आउट टोटल वोल्टेज है, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें वी आउट चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ए गलत हो गया। सर्किट बी जो है इसमें कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, वोल्टेज कम हो जाएगा, सो बी नहीं हो सकता, बी में वोल्टेज बढ़ नहीं रहा, वोल्टेज कम हो रहा है। सी में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगी और थर्मिस्टर का वोल्टेज कम हो जाएगा, विच मींस बी आउट जो है वो इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, क्योंकि थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी, थर्मिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगा और ऊपर जहां पर बी आउट है वहां पर वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। आर की वैल्यू हमें निकालनी है। ये जो तीन रेजिस्टर्स हैं 1 2 3 4 में से 2 3 4 सीरीज में है। सही है, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 3R। आर आर और ये आर सीरीज में है तो ये हो गया 3R के साथ ये वाला आर पैरेलल में, तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 3R। सॉल्व करेंगे इसको, आर टी की वैल्यू 120 दी गई है और राइट साइड पर हमने एलसीएम निकाला है, तो आर की वैल्यू आपके पास आ रही है 160। 4 टाइम्स 120 डिवाइडेड बाय 3 करें, आंसर आ गया 160 ohms। Question number 35. A cell with internal resistance is connected to a variable resistor R as shown. The resistance of R is gradually decreased. अगर मैं resistance कम करूंगा तो करंट बढ़ जाएगा, which means option C और option D। करंट बढ़ने से लॉस्ट वोल्टेज बढ़ता है, टर्मिनल पोटेंशियल कम होता है। EMF is equal to lost voltage plus terminal potential। EMF हमेशा कांस्टेंट रहेगा, करंट बढ़ेगा तो लॉस्ट वोल्टेज बढ़ेगा और लॉस्ट वोल्टेज बढ़ेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई आंसर इज सी। और नेक्स्ट का डी है। क्वेश्चन नंबर 36। R1 और R2 सीरीज में है और R3 पैरेलल में, तो हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो जाएगा 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3, which is option D। Question number 37. Hydrogen and deuterium can be represented by the nuclide symbols H1 and H2 respectively. What is the difference between hydrogen and deuterium? क्या फर्क है दोनों में? सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है, डिफरेंस क्या है? न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है। कहाँ लिखा हुआ है? The deuterium nucleus has half the charge per unit mass of the hydrogen nucleus. Charge per unit mass, तो Q अपॉन M अगर हम निकालें H11 का तो ये 1 अपॉन 1 है, लेकिन 21 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन M की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 Q अपॉन M। तो इसका मतलब है ड्यूट्रियम का जो चार्ज टू मास रेशियो है वो हाफ है। ठीक है, हाइड्रोजन का चार्ज टू मास रेशियो 1 था, ड्यूट्रियम का 0.5 है, विच इज इन ऑप्शन डी। बाकी ए बी और सी अगर आप पढ़ लें तो आपको स्ट्रेट नजर आ रहा है कि वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 38। Radioactive sample decays by emitting beta negative particles. The energy released in the decay process is the same for each nucleus that decays, but the beta particles emitted have a continuous range of kinetic energies. Which statement explains why the beta particles are emitted with a continuous range of kinetic energies?
वेरी गुड। बीटा पार्टिकल जब रिलीज होते हैं तो साथ साथ एंटी न्यूट्रिनोज भी रिलीज होते हैं और कुछ एनर्जी उनसे शेयर होती है, ये हमने नोट्स में भी क्लियरली लिखा हुआ था और एवरीथिंग। Question number 39. Which particle is not a fundamental particle? Neutron made up of quarks होता है, इसमें होते हैं अप डाउन डाउन, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं, बाकी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। What is the charge of an anti-top quark? टॉप क्वार्क का चार्ज क्या होता है? टॉप का होता है 2/3 E पॉजिटिव में, और ये पूछ रहे हैं एंटी टॉप, इसलिए जब आप लिख के बुलाते हैं चाहे अप डाउन वाला लिखते हैं तब आप इस तरह लिखते हैं, मतलब क्या सारे साथ लिखते हैं अप डाउन स्ट्रेन चार्ज, हाँ, तो उसमें हमारे पास हमारा डाउन का चार्ज क्या होता है? डाउन का होता है -1/3। ओके, सो यहाँ पर आपके पेपर हो गया एंड।